नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है हारिस भाई की, यानी कि अपने हारिस सुल्तान भाई की। और इसका टाइटल है सिद्रा नियाजी ने मौलवीज की धुलाई कर दी। तो भाई सिद्रा नियाजी जो है एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है शायद, और उन्होंने मौलवीज की धुलाई कर दी। काहे भैया, ऐसा क्या हो गया भाई? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में एक इस्लामिक एक्ट्रेस ने एक इस्लामिक मौलवी की, मतलब मौलवी तो इस्लामिक ही होगा, मौलवी की धुलाई क्यों कर दी है? अब सिद्रा नियाजी शायद मुसलमान ही होंगी, आई थिंक, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। चलिए देखते हैं भाई हुआ क्या। हारिस भाई बताएंगे पूरा मामला। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे मुल्क में मायूसी के बादल इस वक्त छाए हुए हैं, हर तरफ से मायूसी मायूसी है। और एक वो डिपार्टमेंट होता था जहां से वो थोड़ी सी ना ऑक्सीजन ले लेते होते थे। मुझे याद है जब हम 92 का वर्ल्ड कप जीते थे तो पूरे मुल्क में उस वक्त भी यही हालात थे। महंगाई बढ़ गई, बिजली महंगी, लुट कसूट, ये वो फलान। मैंने तो जब से होश संभाला, मैं 40 साल का हो गया हूँ, और यू कैन से कि फ्रॉम 1992 93 यहीं से मैंने होश संभालना शुरू किया। तो उस वक्त से हम यही चीजें सुनते आ रहे हैं। वो बजट आ गया, बड़ी तबाही फेर गई, वो बिजली महंगी हो गई, आलू टमाटर महंगे हो गए, ओहो जी हर चीज खराब हो गया, ये मुल्क नीचे की तरफ जा रहा है। उस जमाने में 90s में म्यूजिकल चेयर्स खेली जाती थी बिटवीन बेनजीर भुट्टो एंड नवाज शरीफ। वो कभी वो फौज के पास जाके बैठ जाते थे तो उसको गिरा देते थे। जब नवाज शरीफ पावर में आते थे तो बेनजीर भुट्टो आर्मी चीफ के पास चली जाती थी और कहती थी इनको निकालो। तो ये म्यूजिकल चेयर्स चलती रही पूरे 90s में। थोड़ा सा वक्त आया बीच में, एक स्टेबिलिटी का, एक ऐसे लगा कि शायद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने लगी। वो परवेज मुशर्रफ का दौर था। वो भी क्यों हुआ? क्योंकि डॉलर आना शुरू हो गए, बाहर अमेरिका से वॉर ऑन टेरर शुरू हो गई। एंड लेट मी टेल यू, उस वक्त भी परवेज मुशर्रफ को बहुत सख्ती का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जो सिर्फ मुला क्लास ही नहीं, जो मिडिल क्लास भी जो थी, जो नॉन रिलीजियस क्लास भी थी, वो भी कह रही थी कि आप अमेरिका के आगे क्यों लेट गए, अपने मुसलमान भाइयों को आप मरवा रहे हैं वगैरह वगैरह। बट अगेन फौजी के पास छड़ी होती है तो वो मेंटेन कर लेता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आता है। इन्वेस्टमेंट भी आई बाहर से, ये जोंग शोंग जो बाहर के मोबाइल फोन वगैरह आए थे, मुझे याद है उस वक्त $3 बिलियन के लाइसेंसेस इन्होंने बेचे मोबाइल टेलीकॉम के, वारिद को, जोंग को, और इस तरह के और भी थी। तो बड़ी जी खुशियां मनाई जा रही। 3 बिलियन उधर से आ रहा है, मेरे ख्याल टोटल ओवरऑल 10 बिलियन अमेरिका से आया। तो ऐसे लगा, मैं खैर उसको पाकिस्तान 2003 में मैंने छोड़ दिया था पाकिस्तान, बट अगेन पाकिस्तान के लिए डर था। और फिर बीच में क्रिकेट टीम भी थी, तो वो एक जमाना इनको ऐसे लगा जैसे कुछ बेहतर होने लगा। लेकिन एनीवे वो डिक्टेटरशिप थी, वो लॉन्ग लास्टिंग कभी हो ही नहीं सकती थी। और परवेज मुशर्रफ के ऊपर उनको याद कराया जाता था, वर्दी उतारो वर्दी उतारो वर्दी उतारो। तो उसने कहा, पे मेरी वर्दी। तो जैसे ही उन्होंने वर्दी उतारी, एक साल में उनकी छुट्टी हो गई। फिर 2008 के इलेक्शन हुए। फिर उसके बाद ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, गिव डेमोक्रेसी अ चांस। उनको कहा जी 5 साल पूरे करें। वजीर आजम जो थे गिलानी साहब, उनकी छुट्टी हो गई आफ्टर 4 साल बाद। फिर उसके बाद राजा, पूरा नाम मुझे भूल गया उनको राजा रेंटल कहते थे, क्योंकि उन्होंने बिजली के कोई वो प्लांट शलांट लगवाए थे, तो उनको राजा रेंटल बहरहाल बोलते थे। वो 1 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बने। फिर आए जी 2013 के इलेक्शन हुए। 2011 में इमरान खान ने अपना लोहा मनवा लिया था, बहुत बड़ा जलसा करवा चुके थे अक्टूबर में, मीनार पाकिस्तान भर चुका था, पार्क जो था। फिर जी उन्होंने कहा धांधली होगी धांधली होगी, नवाज शरीफ की हुकूमत आ गई, इमरान खान ने खूब धरने धुरने किए, काम होता रहा। तो बहरहाल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही। 2018 में फिर इमरान खान की हुकूमत आती है, फिर वो भी हमने, वो तो सबको याद होगी आजकल के बच्चों को भी। तो वहां पर भी आई वाज होपफुल कि शायद अब ये ना कुछ चेंज आएगा। आई थिंक देयर विल बी अ चेंज। लेकिन खान साहब ने भी वही गेमें की, खुद सारी उम्र आवारागर्दियां मटर गश्तियां करते रहे, और एंड में आगे तस्वीर पकड़ ली हाथ में और कौम को लगा दिया किसके पीछे जी, ये मदीने की रियासत बनेगी, मदीने की रियासत। खुद उनकी ऑडियो लीक्स भी आई, गंदी कॉलिंग, मैसेजेस। कोई बात नहीं, आई एम नॉट जजिंग हिम। हर कोई प्राइवेट लाइफ में, हम सबको जो करते हैं करने का हक है। जो अपनी मर्जी से, बाहमी रजामंदी से जो कुछ भी कर रहा है, वो स्टेट का मैटर नहीं है कि आपकी प्राइवेट लाइफ में क्या हो रहा है। इस तरह तो फिर बाथरूमों में फिट करा दो कैमरे, ओए ये क्या कर रहे हो, खेल रहे हो, फुड़क रही है तुम्हारी। ऐसे नहीं हो सकता, यू कांट डू दिस। एक तो वैसे ही बड़ा दबा हुआ मुआशरा है, घुटन वाला मुआशरा है, कुछ इनके पास है नहीं। मेरी जब ऑस्ट्रेलियन पार्टनर थी, मैं एक ही दफा मैं उनको पाकिस्तान लेके गया, तो वहां पे मेरे फैमिली वाले जो थे वो मिले उनसे। तो वो बेचारे अब क्या करें, वो उनको जो भी है ना, वो उसको उसको बेचारी को ना दावत पे ले जाते थे, कभी किसी रेस्टोरेंट पे, कभी किसी रेस्टोरेंट पे। तो वो मुझे बेचारी कहती है यहाँ पे और फन और एंजॉयमेंट के लिए नहीं है कुछ, यानी स्पोर्ट्स होती हैं, हजारों चीजें यहाँ पर तो होती हैं। अब ये सिर्फ नाइट क्लबों की बात नहीं हो रही, आइस स्केटिंग होती है, लॉन बॉलिंग होती है, मिनी गोल्फ होती है, गोल्फ होती है, हजारों एंटरटेनमेंट की चीजें होती हैं। तो वहां पे कुछ भी नहीं है। अगेन एटलीस्ट इन 2011 में नहीं था। अब भी क्या होगा, कोई इतना भी आगे नहीं गया पाकिस्तान। आई डोंट नो, आई होप गया हो, लेकिन मैं आपको सिर्फ उस वक्त की बात बता रहा हूं। मेरा नहीं ख्याल, अभी भी वहीं पे वही है, एक ही एंटरटेनमेंट है, घर से निकलो, रोटी छोटी खावे खूबे खाओ, दैट्स इट। तो मैंने अपनी जिंदगी में जो देखा, ये पाकिस्तान नीचे की तरफ गया। एंड ऑब्वियसली मैं बाहर के मुल्क में रहता हूँ, इसलिए मुझे कोई इतनी अब अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट मुझे पाकिस्तान से कोई नहीं है। आई एम बीइंग वेरी सीरियस। आई कैन बी वेरी ऑब्जेक्टिव दो, मैं अपनी
ऑब्जेक्टिव ओपिनियन आपको जरूर देता रहूंगा और इसको इमोशंस से अलहदा करके देखा जा सकता है। तो लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये अब इतनी मायूसी और बर्बादी की तरफ ये मुल्क चला गया, बोथ पॉलिटिकली एंड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, कि शायद हमें अंदर से आवाजें आना शुरू होंगी, कुछ लोग हिम्मत पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो अभी आपको जैसा पता है कि पाकिस्तान की बड़ी बुरी धुलाई हुई है चैंपियंस ट्रॉफी में। इतने अरसे बाद इनको एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट मिला, उसमें भी इंडिया ने पहले भी इनकी मट्टी पलीत की, नहीं हमने पाकिस्तान नहीं आना, दुबई खेलना। और जैसे इंडिया जा रहा है मुझे लगता है दुबई में ही फाइनल होगा, कजाफी स्टेडियम में फाइनल नहीं होगा। तो मेरा ख्याल इंडिया को एक ये जरूर, प्लीज इंडिया अगर आप ये कर सकते हैं तो इनको ये डंडा दे दो कि हम आएंगे खेलेंगे लाहौर में, लेकिन इसका नाम कजाफी स्टेडियम से बदल के कोई और रख कोई लियाकत अली खान वगैरह कुछ रख लो, अलामा इकबाल रख दो, कुछ रख दो, ये कजाफी ना रखो, क्योंकि आई थिंक इंडिया हैज द पावर टू एक्चुअली ब्रिंग देम टू देयर नीज। दिस कंट्री इज ऑलरेडी ऑन इट्स नीज अनफॉर्चुनेटली। आई एम सॉरी पाकिस्तानियों को ये बात बुरी लगती होगी, और मुझे शायद ये बात बुरी इसलिए नहीं लगती कहते हुए क्योंकि अगेन एज आई सेड आई कैन लुक एट इट ऑब्जेक्टिवली, आई डोंट हैव एनी इमोशनल इन्वेस्टमेंट इन दिस कंट्री। तो बहरहाल ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि शायद हमें आहिस्ता आहिस्ता लोगों की आवाजें अंदर से उठना शुरू हो जाएंगी कि ये क्या है, ये क्या कोतखाना खोला हुआ आपने, आई एम सॉरी टू से, ये क्या बगैरती है। वो आपके हर जगह पे आपने मौलवी बिठा दिए, वो मौलवी रिजवान वहां पे तस्बीहां पढ़ रहा होता है, अल्लाह ऊपर से या अल्लाह कोई ऊपर से ऐसी लो फुल टॉस दे दो कि हम छक्के मारना शुरू कर दें, वो अल्लाह में ऊपर से छक्के चपेड़े करा रहा होता है इनको, लेकिन कोई कह नहीं सकता क्योंकि अगेन जिस चीज के अंदर आप इस्लाम को घुसा देंगे उसके ऊपर आप बात नहीं कर सकते। तालीमी सिस्टम में खान साहब वो सिंगल करिकुलम लाऊंगा, वो हर क्लास के अंदर उन्होंने मौलवी ला के बिठा दिया। मुझे याद है उस वक्त ये आर्गुमेंट ये चल रहा था कि मौलवी किस फिक का होगा, देवबंद बरेलवी कौन सा मौलवी होगा, क्या किस किस्म का मौलवी होगा। निसाब के अंदर फिजिक्स की किताबों के अंदर इन्होंने जो गंद लिखा, अल्लाह मियां बैठे हुए फिर उन्होंने एकदम से बिग बैंग कर दिया। वो बिग बैंग के अल्लाह मियां ने क्या पटाखा मारा था पीछे से, क्या क्या मतलब बिग बैंग अल्लाह मियां ने कर दिया। तो इस तरह, लेकिन कोई बात नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, और आई होप कि मेरी अगर छोटी सी कोई कंट्रीब्यूशन हो पाकिस्तान में, वो ये कि मुझे पता मेरे बहुत लोगों से ऑब्वियसली प्राइवेटली इंस्टाग्राम पे या दूसरे व्हाट्सएप वगैरह पे बातें हुई हैं पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों से, लेकिन वो कभी मेरा नाम नहीं ले सकते ना, और लेना भी नहीं चाहिए। आई टोल्ड देम कि देयर इज नथिंग रॉन्ग, आई वुड नेवर ओन यू, यू शुड नेवर ओन मी आइदर। लेकिन आई होप कि वो जो बातें ये सुनते हैं तो शायद थोड़ा सा हल्का फुल्का पटाखा मारना शुरू करें। तो अभी एक वीडियो वायरल हुई है, वो वैसे मैंने वो वीडियो देखी कि उसके अंदर कोई इतनी कोई खास बुरी बात नहीं थी। आप जरा सुने ये वीडियो देखें, इसमें ये जो खातून है, एक्ट्रेस है पाकिस्तान की, माया नाज, उनका नाम है सिदरा नियाजी। उनसे पूछा गया कि भाई पाकिस्तान का आपको कौन सा प्लेयर अच्छा लगता है। ये नियाजी साहब, आप ही के खानदान की तो नहीं है सिदरा नियाजी? हैं? पता नहीं, हो सकता है भाई। इमरान खान का भी पूरा नाम इमरान खान नियाजी है। आपको कौन सा प्लेयर अच्छा लगता है? ये ऐसे जब जर्मनी तबाह बर्बाद हो गया तो आप उनसे पूछें कि आपको नाटसी पार्टी का सबसे फेवरेट लीडर कौन था? आपको जूतियां मार दी, बगैर था साड़ा मुल्क बर्बाद हो गया, पूरी दुनिया तबाह हो गई, तुम हमसे पूछ रहे हो कि कौन सा नाटसी पार्टी का अच्छा आदमी था? तो अगेन दिस इज अ लूज एग्जांपल, आई एम नॉट सेइंग कि बेचारे पाकिस्तानी प्लेयर्स नाटसीज हैं, ये वैसे मुल्ले हैं और कुछ नहीं है बेचारे। मुल्ले भी 2 नंबर। तो उनसे पूछा जा रहा है, मेहल वसीम बदामी साहब पूछ रहे हैं कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? सुनिए जरा उनका रिस्पॉन्स। 11 में कौन फेवरेट प्लेयर है? कोई भी नहीं है? बाबर कोई भी नहीं, बिल्कुल बाबर भी आजम? नहीं। क्यों, किस वजह से? फेवरेट होने की, उनको पसंद करने की कोई रीजन होनी चाहिए ना। 11 लड़कों में से एक भी रीजन नहीं दे पाया। कोई भी नहीं। प्लेइंग तो ये इतनी सी बात थी जिसके ऊपर लोग, पर ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है यार, इस पे बवाल क्यों हुआ? मतलब पता नहीं यार, कि अगर मान लो क्रिकेट को कोई पसंद नहीं करता है, या क्रिकेट का कोई उसका फेवरेट खिलाड़ी नहीं है, या कोई और फेवरेट खिलाड़ी है किसी और देश का, पाकिस्तान का नहीं है, तो इसमें क्या हो गया? इसमें कौन सा मतलब उसने गुनाह कर दिया भाई, इस लड़की ने, इस एक्ट्रेस ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? चलो हारिस भाई से सुनते हैं यार। मतलब मुझे हैरानी हो रही है वाकई कि इस बात पर लोग पीछे पड़ गए कि आपका कोई पाकिस्तान क्रिकेट का कोई फेवरेट प्लेयर नहीं है, बाबर आजम फेवरेट नहीं है आपका, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब किसी के गर्दन दबोच के आप कहवाओगे कि ये फेवरेट क्यों नहीं है तुम्हारा? थे जिसके ऊपर लोग, पाकिस्तानी लोग तप गए। अब इसमें तो कोई मजहबी बात भी नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता क्या चक्कर है। बट बहरहाल उन्होंने जो रिस्पांस दिया सिदरा नियाजी ने इसके ऊपर, वो बड़ा अच्छा रिस्पांस था। आई थिंक वी नीड मोर ऑफ दीज रिस्पांस। अच्छा, बल्कि जब उन्होंने ये जवाब दिया ना, तो एक एक्ट्रेस है राबिया कलसूम, उन्होंने भी कह दिया कि उन्होंने कहा बस अल्लाह मियां अब आपके इंस्टाग्राम की हिफाजत करें। अच्छा जी, तो वो कहती हैं कि
आजकल आप अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, कोई बात आप खुल के कर ही नहीं सकते, ना आप मजहब के ऊपर बात कर सकते हैं किसी को, ओ हो जी हमारे एहसासात मजरूह हो गए, और इनके एहसासात ही नहीं मजरूह होते, हमारे एहसासात मजरूह हो गए, चलो जी गर्दन ला दो, तो ला दो ना आप पॉलिटिक्स के ऊपर कोई बात कर सकते हैं, ना मजहब के ऊपर बात कर सकते हैं अपने ऊपर मैसिव किस्म का अटैक के बगैर। और वो कह रहे हैं कि सूरत हाल इतनी खराब हो गई है कि अब हम क्रिकेट के ऊपर भी तनकीद नहीं कर सकते। जरा ये सोचिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो मैंने ये वीडियो सुनी, मैंने कहा इसमें क्या बात की होती है, इस वक्त तो आधा मुल्क, आधा क्या बल्कि पूरा मुल्क कह रहा होगा हाँ कड्डो इन्होंने गाला कड्डो, गालियां निकालो, उनको टीम से निकालो, दैट वुड बी अ नेचुरल रिएक्शन। इस वक्त तो सबका योग, तो इसके ऊपर भी उसके पीछे पड़ गया, हालांकि इसमें ना मजहब की बात है ना पॉलिटिक्स की बात है। और क्या होता है जी, ट्रोल्स जो है वो आपको गंदी गालियां देते हैं, आपके माँ बाप को गालियां देते हैं, और ये जो बिहेवियर है ये पूरी सोसाइटी का बिहेवियर बन गया। और जो ज्यादा ट्रोल करता है, जो ज्यादा गंदी गालियां निकालता है, जो ज्यादा एग्रेसिव होता है, वही नैरेटिव को कंट्रोल करता है। और बहरहाल आई थिंक दिस वाज अ वेरी मैच्योर रिस्पांस बाय हर। अगेन डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट लिमिटेशंस, और पाकिस्तान में ऑब्वियसली अगर आप सेलिब्रिटी हैं तो आप खुल के हर बात नहीं कर सकते। मुझे भी खैर, हमारे जो सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट होते हैं, हमारी थोड़ी सी बात और होती है, क्योंकि हम तो बातें ही ऐसी करते हैं जिससे लोगों को बड़ा गुस्सा आता है, प्रोवोकिंग बातें होती हैं, तो अगर कोई हमें ट्रोल करता है तो हम तो फिर ट्रोलिंग का जवाब ट्रोलिंग से दे देते हैं, एक हद तक, ज्यादा नहीं। ऑब्वियसली कई तो आपको गंदी गालियां निकालें तो हम तो नहीं, क्या तेरी पैन हम नहीं कर, उस हद तक नहीं जा सकते, लेकिन थोड़ी बहुत छोटी मोटी जुगत शुगत लगाई जा सकती है। आई थिंक दिस वाज अ वेरी मैच्योर रिस्पांस। मुझे याद है मुबश्शिर लुकमान ने भी, पाकिस्तान हार गया था एक कोई टूर्नामेंट, हमेशा ही हारता 2-3 साल पहले, उन्होंने भी ये कहा यार ये मौलवी शोलवी यारों का जी नमाजों पे फोकस ज्यादा नहीं है। फिर उसके बाद रऊफ क्लासरा ने भी वही बात की जो मैं पिछले 5 सालों से करता चला आ रहा हूँ, यार ये हर चीज के अंदर इन्होंने इस्लाम घुसाया हुआ है, इनको मौलवियों को इनको मस्जिदों मदरसों में भेजो ताकि वहां पे इनकी पिठियां सेके कोई, ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के ऊपर थोड़ा रहम खा लो, यहाँ पे ये तस्बीहां और ये नमाजें इनकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्रिकेट की जरूरत है। तो ऐसी ऐसी बातें उठना शुरू हो गई। आई होप के और लोग भी ये बातें करें, क्योंकि हल्का सा, मैं तो चले बड़ा प्रोवोकेटिव स्टाइल में कहता हूँ ना, आप लोग की जो लिमिटेशन है, आप हल्की सी इसके ऊपर बात अगर आप करना शुरू कर दें, वेरी वेरी सटनली, वेरी माइन्यूटली, जैसे इन्होंने बात की, हालांकि इसके ऊपर मजहब शजहब की कोई बात नहीं थी, उन्होंने बीच में मजहब घुसा दिया है। वेल डन सिद्धांत। सो लेट्स होप कि इस तरह की चीजें और हों, तो दिस इज द ओनली वे आउट फॉर पाकिस्तानी। इसके अलावा और कोई नहीं है। दे नीड टू प्रेस अ रीसेट बटन। जो इनकी कल्चरल और सोसाइटल प्रैक्टिसेस या नॉर्म्स रहे हैं, उसको रीसेट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे इन्होंने मुल्क चलाया पिछले 75 सालों में, उसका रिजल्ट आपके सामने है। किसी भी चीज में आगे नहीं, एवरीथिंग हैज डिटीरियोरेटेड, हर चीज बुरी से बदतर की तरफ गई है, बेहतरी का ना कोई चांस है, ना बेहतरी आनी है। और अच्छी मजे की बात यह है कि जो उसके रिजल्ट पे जो इंडिया वो सोने पे सुहागा हो जाता। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर इंडिया तरक्की ना कर रहा होता, उसी तरह वो भी हमारी तरह थोड़ा सा ही आगे रहता, थोड़ी सी उनकी नाक आगे होती, तो पाकिस्तान ने बड़ा खुश होना था। लेकिन अब मैं पहली दफा एक ऐसी मायूसी देख रहा हूं, ये पिछले कोई 2-3 सालों में, मेरा ख्याल वो जो चंद्रयान जब हुआ था ना, उसके बाद बड़ी मायूसी इनको हुई थी। और आई होप कि इंडिया ये वाला चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाए। तो मैं इनको ट्रोल नहीं कर रहा अपने मुल्क पाकिस्तानियों, मैं कह रहा इसको अंग्रेजी में कहते हैं किक अप द बम, वी नीडेड द किक अप द बम, यानी मुझे ठुड्डा चाहिए था, वो ठुड्डा चाहिए था जिससे हमने एकदम से उठ के खड़े होना था कि यार ये जो हम कर रहे हैं ये गलत है। जो स्पेस वॉर थी, कई लोग कहते हैं अमेरिका में कि ये स्पेस वॉर जो थी बड़ी फजूल की स्पेस वॉर थी, इसकी कोई जरूरत नहीं, ऐसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा दिए, कई तो उस पर यकीन ही नहीं करते। हमारे पाकिस्तान में बीच में बहुत सारा वो मून लैंडिंग शेंडिंग कोई नहीं हुई, सब ड्रामा हॉलीवुड में बनाया वगैरह वगैरह। वो इतना जरूरी था वो स्पेस वॉर। कई लोग कहते हैं स्पेस वॉर में जो अमेरिका जीता, दैट वाज द रीजन या वन ऑफ द रीजन जिससे अमेरिका कोल्ड वॉर जीत गया, क्योंकि उससे पता चला कि अमेरिका की जो इंडस्ट्रियल पावर या इंजीन्यूइटी है, जो क्रिएटिविटी है फ्री मार्केट की, वो कम्युनिस्ट स्टेट कभी भी नहीं कर सकती, जहां पे स्टेट कंट्रोल करती है हर चीज को, इनोवेशन को, टेक्नोलॉजी को, हर डिपार्टमेंट को स्टेट कंट्रोल, वो हो ही नहीं सकता था अगर अमेरिका वो स्पेस वॉर ना जीतता, मून पे ना जाता। तो इस तरह की ये जो हमारी भी जो एक हेल्थी कंपटीशन होता था, लेट्स जस्ट से इन क्रिकेट, वही वो अगर इकोनॉमी में भी होता, बाकी चीजों में भी होता, तो बड़ा जरूरी है। और पाकिस्तान, आई एम सॉरी टू से, हर चीज में हारा है, जंगों में हारा है, मिलिट्री में, इकोनॉमी में हारा है, और अब स्पोर्ट्स में बेड़ा गर्क है। सो वी नीडेड दिस। सो आई होप इससे एक ही रिडेम्पशन हो सकती है कि दे लर्न समथिंग, अदरवाइज आई एम टेलिंग यू, ये बॉर्डर्स जो है ना, ये आते जाते रहते हैं। ये जो बचपन से गोली कराई गई ना, पाकिस्तान क़यामत तक बना है, 75 साल हुए हैं, आपके पास कोई गारंटी नहीं है कि ये मुल्क 100 साल भी पूरे कर सकेगा, और मुल्कों की जिंदगी में 100 साल कुछ भी नहीं होता। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, ये बात बिल्कुल सही है। और देखिए कि यूनिटी बहुत ज़रूरी है, नेशनलिज्म बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे का साथ बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को जोड़ कर रखना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है, और भारत ये काम करता है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा देश जो है वो 100% परफेक्ट है, बहुत अच्छा है, लेकिन यार इसे परफेक्ट बनाया जा सकता है।
परफेक्ट के करीब पहुंचाया जा सकता है। और हम सारे इंडियंस, चाहे वो नॉर्थ में हो, चाहे वो साउथ में हो, चाहे वो ईस्ट में हो, चाहे वो वेस्ट में हो, हम सब मिलकर मैक्सिमम लोग ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें बुनियादी समस्याएं भी आती हैं, लैंग्वेज की बाधा भी आती है, कई इसमें पॉलिटिक्स भी होती है, लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूं कि भारत के लोग, चाहे वो तमिलनाडु के हों, चाहे वो केरल के हों, चाहे वो जम्मू कश्मीर के हों, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश के हों, चाहे वो गुजरात के हों, चाहे वो बिहार के हों, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, चाहे वो झारखंड के हों, चाहे वो कर्नाटक के हों, सारे स्टेट्स के नाम नहीं लिए मैंने, लेकिन ओवरऑल कहने का मतलब है कि पूरा भारत, वहाँ के लोगों की थिंकिंग है, वहाँ के लोगों की पावर है। और हम सब समझते हैं कि अगर ये मुट्ठी बंधी हुई है तो ये ताकत है। ये मुट्ठी जिस दिन खुल गई, आप सिंगल 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 कमजोर हो जाएंगे। ये मुट्ठी बंधी रहनी चाहिए, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे नेशनल प्राइड की कोई बात हो। मैंने अभी पिछले हफ्ते ही असम की एक लड़की है, बच्ची है, बिटिया है, आई थिंक 8 या 9 साल की उसकी उम्र होगी, और वो ब्रिटेन गॉट टैलेंट में जाकर उसने जो परफॉर्मेंस दी है यार, हैरान रह गया मैं उस वीडियो को देखकर। और मुझे लगा कि नहीं यार, ये बात सिर्फ आसाम तक या ब्रिटेन गॉट टैलेंट तक, वहां तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि मैं इस चीज को अपने इंडिया में, इंडिया से बाहर जहां जहां भारतवंशी हैं उन तक ये बात पहुंचाऊं कि देखो, एक आसाम की एक बिटिया ने, एक बेटी ने क्या बड़ा काम किया यार। मैंने कम्युनिटी पोस्ट लगाया, मैंने जहां जहां मेरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर मैंने उसको पोस्ट किया। मेरा मकसद पोस्ट करने का यह है कि हम सब के लिए सेलिब्रेशन का टाइम है। मैं ऐसा करता रहता हूं। मेरे आप ट्विटर पे जाएंगे तो आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के, नागालैंड के, इधर के वीडियो, उधर के वीडियो, मेघालय के वीडियो, जहां का भी मुझे, साउथ के वीडियोस, केरला का वीडियो, आंध्रा का वीडियो, इधर का वीडियो, सब मिलता रहता ना, जिसमें प्राइड की फीलिंग होती है मुझे भी। ये सिर्फ प्राइड असम के लिए नहीं है, या प्राइड ये केरल के लिए नहीं है, ये प्राइड एक बिहारी के लिए भी है। आप इस पॉइंट को समझिए कि अगर गुजरात का कोई बच्चा बड़ी अचीवमेंट करता है, या जम्मू कश्मीर का कोई बच्चा अचीवमेंट करता है, मैं उसके भी वीडियोस और वो शेयर करता रहता हूं अक्सर, जहां जहां मिलता है मुझे। वो अचीवमेंट सिर्फ उस स्टेट की या उस इलाके तक की नहीं है, या उस कम्युनिटी तक की नहीं है। एज ए इंडियन वो मेरी भी अचीवमेंट है, वो प्राइड का मोमेंट मेरे लिए भी है। तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने शेयर किया कि ज्यादा से ज्यादा लोग असम के उस बिटिया के बारे में जाने और देखें कि असल टैलेंट कहां है, कैसे है। असम का एक एग्जांपल दिया है मैंने, बाकी भी एग्जांपल आपको दिए। हर स्टेट से, हर जगह से ऐसे एग्जांपल मौजूद है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर टैलेंट दिखता है, उसने कुछ अचीव किया है, तो उसको पूरे इंडिया को बताइए, पूरे भारत को बताइए, ताकि हम लोग भी फील कर सकें कि नहीं यार, हम जुड़े हुए हैं, हम उसी देश के वासी हैं जिस देश में ये टैलेंट आया है। आप इस पॉइंट को समझिए मेरे। तो जितना असम के लोग इस समय प्राउड फील कर रहे होंगे, जितना उसके माँ बाप उस बिटिया के प्राउड फील कर रहे होंगे, मुझे भी उतना ही प्राउड फील हो रहा है। मैं भले ही बिहार का रहने वाला हूं, यहां दिल्ली में रहता हूं, मुझे भी उतना ही प्राउड फील हो रहा है। इसलिए मैंने शेयर किया, इसलिए मैंने उसको दूर तक पहुंचाया कि मेरी रीच ज्यादा है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इस खबर को मैं ज्यादा लोगों तक पहुंचाऊं। तो पहुंचाई मैंने, और ऐसे अचीवमेंट्स मैं हमेशा पहुंचाता रहता हूं, चाहे वो देश के किसी भी कोने से अचीवमेंट आती है, या किसी भारतवंशी ने दुनिया के किसी भी कोने में ऐसी अचीवमेंट की हो, तो नॉर्मली मैं करता हूं जो मेरी नजर में आ जाता है। बहुत सारी चीजें छूट भी जाती है, लेकिन कहने का मतलब ये है। तो देखिए, अब यहां पे जो हुआ है, अब जैसे मोहम्मद शमी के साथ जो हमारे यहां किया एक मौलाना ने, ऐसा नहीं कि वहीं पर सिर्फ होता पाकिस्तान में, हमारे यहां भी हुआ। मोहम्मद शमी के लिए इंपॉर्टेंट मैच था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला, इतना जरूरी मुकाबला। मोहम्मद शमी एक की प्लेयर हैं, बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं हमारे, मतलब हम लोग उनके फैन हैं। रमजान शुरू हो गया और उनको लोगों ने देख लिया एनर्जी ड्रिंक पीते हुए। भाई, उनकी जिम्मेदारी थी, उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी टीम इंडिया के लिए खेलना, परफॉर्म करना, टीम इंडिया को जिताना, और उसके लिए उन्होंने किया। लेकिन उस मौलवी ने उनको बता दिया कि ये तो रोजा नहीं रखा, इसकी हिम्मत कैसे, ही तो काफिर है, और ये ऐसा है और वैसा, और पूरे पाकिस्तान तक में गूंज हुई। मैं जबकि पाकिस्तान में निमरा ने कुछ बच्चियों का इंटरव्यू किया, उन बच्चों ने साफ कहा कि नहीं, कोई गलत नहीं किया मोहम्मद शमी ने, कुछ भी गलत नहीं किया।
छोटे छोटे हिस्से में सुनवा देता हूँ, सुनिए। रोज़ा आपका एक अपना ओपिनियन होता है। बेसिकली आप जब एक स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, तो आपको जो ग्राउंड के अंदर आपको पीना पड़ता है, और वो सारा कुछ जो पानी आपको मिलता है वो बेसिकली वो पानी नहीं होता, वो एनर्जी ड्रिंक होती है। आपको मतलब कि आपको एनर्जाइज रखती है ऑल ओवर द टाइम जो आप खेल रहे हैं। दुबई में गर्मी है और उसका जो वेदर चेंजिंग कंडीशंस हैं उसके हिसाब से आपको करना होता है, और अगर उसने नहीं रखा तो उसके अंदर उसका अपना ईमान और उसका अल्लाह ताला से उसका अपना रिलेशन है। हम कौन होते हैं कि किसी को कहें कि आपने क्यों रोज़ा नहीं रखा। इसके अलावा जो अपने जुनैद अकरम भाई हैं, उन्होंने सवाल पूछा, उनसे किसी ने सवाल पूछा कि मोहम्मद शमी भारत के एक मुसलमान हैं, उन्होंने उनको मेल किया कि बताइए मुझे कितना बुरा लग रहा है कि वो देश के लिए इतना कर रहे हैं, देश के लिए उन्होंने नाम कमाया, देश के लिए मैच जितवाया, और उनको लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भैया आप रोज़ा आपने क्यों तोड़ दिया। तो उस पर क्या कहा उन्होंने, वो भी सुनने लायक है, सुनिए जरा। तो हामिद साहब की ये ईमेल है, मोहम्मद शामी ने 3 विकेटें ली और फिर वो बाउंड्री पे जूस पीते हुए नजर आए, जूस पिला दो। तो उस पे लोग बावले हो गए कि भाई इसने रोज़ा क्यों नहीं रखा। भाई पायलट्स को भी सऊदी एयरलाइन वाले अपने आंखों के सामने पानी पिलवाते हैं कि बेटा रोज़ा रख के जहाज़ नहीं उड़ाना, वरना वही होगा जो कराची में हुआ था, मॉडल टाउन पे, मॉडल कॉलोनी में जो जहाज़ गिर गया था, वो अंकल ने भी रोज़ा रखा हुआ था और वो सोए हुए भी नहीं थे। पाक फ़ज़ाइया का ड्रामा था एयरफोर्स का शाहीन, उसमें भी उन्होंने वो मिठाई खिलाते हैं फ्लाइंग से पहले कि, और कहते हैं कोमोडोर साहब कि भाई मेरा वलीमा नहीं है जो मिठाई खिला रहा हूँ, रिक्वायरमेंट है, शुगर लेवल मस्ट बी एट ऑफ अ सर्टेन लेवल बिफोर फ्लाइंग। सिमिलरली एक्सटेंसिव मेहनत वाला काम है वो उसके बगैर रोज़े में नहीं किया जा सकता, और उसके मुल्क की रिक्वायरमेंट है। रिलीजन इज़ पर्सनल, ड्यूटी जो है वो आपकी नेशनल लेवल की है, मगर हम चूँकि हर चीज़ के अंदर हमें रिलीजन चाहिए और इसीलिए ये बेवकूफ़ भी बनते हैं। इस्लामिक टच की वजह से आज तक ये जो बेवकूफ़ बनते आ रहे हैं, मतलब रिजवान की परफॉर्मेंस घंटे की थी, तस्बीह लेके बाहर आ गया, क्योंकि उसको पता है इन जैसे जो वो है ना चवल जो बन जाते हैं, जो इस गिमिक्री पे बिकते हैं, तो वो उनको दिखाने के लिए था। हमने तो देखते ही बोल दिया था कि भाई ये बेच रहा है मंजन, क्योंकि उसको पता है। ऐसे ही सरफराज भाई जब भी हारते थे सीरीज, नात की वीडियो उनकी रिलीज हो जाती थी, क्योंकि उनको पता है टीम में रहना है तो ये करने पड़ेंगे। तो ये सारे करते हैं, इस्लामिक टच का हिस्सा वो सहारा लेते हैं। पाकिस्तानी मुसलमान ही क्या जो अपनी कब्र छोड़ के दूसरे की ना देखे। हमें काम अल्लाह मियाँ वाले करने का शौक है कि तुमने नमाज पढ़ी, तुमने रोज़ा रखा, जो सवाल अल्लाह ने पूछने हैं वो पाकिस्तानी एक दूसरे से पूछते फिर रहे हैं। भाई हम इतना सेलिब्रेट करते हैं, हमने वर्ल्ड कप जो जीता था रमज़ान के महीने में, तो क्या उसमें रोज़ा रख के मैच खेल रहे थे वो सारे? खान साहब रोज़ा रख के मैच खेल रहे थे जो वर्ल्ड कप उठा रहे थे? रमज़ान ही थे ना? हाँ रमज़ान थे, मार्च 1992, मुझे अच्छी तरह याद है। भाई ये आप बुरा ना माने, ये हमारी आदत है। हम बैठे ही इसलिए इस दुनिया में, हम दुनिया में आए इसलिए हैं कि दूसरों के नमाज रोज़े गिनते रहें, खुद भले पढ़े ना पढ़े, या खुद के भले दिल में कितना खोट हो, हम गिनने ही आए कि दूसरा क्या कर रहा है। अपनी ज़िंदगी में करने को कुछ है नहीं, कुछ होता तो इतना टाइम नहीं होता। और इसके अलावा जो हारिस भाई ने एक बात कही ना, वो इस्लाम को हर जगह घुसा देने वाली बात, जिसकी बात मैं भी अक्सर करता रहता हूँ कि भाई मैच में रिजवान नमाज पढ़ रहे हैं तो मैच में रिजवान और तस्बीह लेके बैठ गए, मतलब ये क्या है, ये बचने के तरीके हैं। तो अब आवाज उठने लगी है। कमर चीमा जी ने अपने एक शो में इसको क्रिटिसाइज किया, सुनिए। ये कभी किसी सड़क पे मुसल्ला डाल लेते हैं, न्यूयॉर्क के अंदर चलती स्ट्रीट के ऊपर गाड़ी से उतर के मुसल्ला डाल के नमाज पढ़नी शुरू कर देंगे। भाई आपको मस्जिद में नमाज पढ़ लो, गाड़ी में नमाज पढ़ लो, किसी ऐसी जगह जाके नमाज पढ़ो जहां पे लोग जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो। और हमारे कैप्टन का क्या काम है जी, सबसे पहले नमाज पढ़ेंगे जी, मुसल्ला डालें, फिर साथ कैमरामैन भी लेके घूम रहा होता है जो दिखा रहा होता है, जनाब देखें ये न्यूयॉर्क की गली के अंदर मोहम्मद रिजवान जो है वो नमाज पढ़ रहे हैं। भाई मोहम्मद रिजवान की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो है उसको जो पाकिस्तान क्रिकेट ने बोर्ड ने उसको जिम्मेदारी संभाली है, क्रिकेट खेलो। ये छोटे छोटे घरों के बच्चे होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है छोटे घर का बच्चा होना, आम घर का बंदा होना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर बंदा मेहनत करता है, लेकिन एटलीस्ट आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है दुआ, वो डिलीवर तो करें ना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, आपने क्रिकेट खेलनी है, आप सारा टाइम सियासत करना शुरू कर देते हैं। इतनी सियासत है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में, फिर पाकिस्तान को सारा टाइम हराते रहते हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। इनका क्या है, ये एक आया चला जाएगा, फिर दूसरा आया चला जाएगा, तीसरा आया चला जाएगा, लेकिन नुकसान तो पाकिस्तान का हो गया। इन 11, 10, 12 जो लड़के हैं, मैं क्या इनके लिए लफ्ज इस्तेमाल करूं, इनको क्या पता है कि 30 साल बाद जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई, इन 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 लोगों की वजह से हम आज उस चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हैं। लेकिन अब दिक्कत यह है कि
इन जैसी आवाजें और उठनी चाहिए कि भाई जो प्राइमरी आपकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी पूरी करिए। अगर आप स्पेस साइंटिस्ट हैं और आपका काम रॉकेट को भेजना है ऊपर, तो सबसे पहला काम उस रॉकेट को भेजने का है, बाकी चीजें बाद में। आप हॉकी प्लेयर हैं और आपका मैच चल रहा है तो वो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपके देश का नाम जुड़ा हुआ है, आपके देश के 25 करोड़ लोगों का नाम जुड़ा हुआ है। हमारे देश के 140 करोड़ लोगों का नाम जुड़ा हुआ था मोहम्मद शमी के साथ। तो ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। दोस्तों, आप क्या कहते हो जरूर बताइए कमेंट करके। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,